जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले एक खबर लगातार वायरल हो रही थी, या यूं कहीं चाइना के बारे में एक खबर वायरल हुई और उस खबर के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि चाइना जो है उसने एक मस्जिद को तोड़ डाला है और मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस प्रोटेस्ट के अंदर किसी की सुनता तो है नहीं। और उसके बाद मजे की बात ये, या यूं कहें खास बात ये, हरियाणा के अंदर ये कहावत है, छींकते आके नाक काटा। इट मीन्स छींकते हुए की भी आप नाक काट दो, यानी यू आर सो मच रिएक्शनरी कि जरा सी बात के ऊपर इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर दो कि सामने वाला किसी छोटी से छोटी बात को भी करने से घबराएगा। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इस्लामिक वर्ल्ड का। इस्लामिक वर्ल्ड का एग्जाम्पल क्या, कि इस्लामिक वर्ल्ड जिसने नूपुर शर्मा के केवल सवाल पूछने के नाम पर सर तन से जुदा के नारे लगा दिए, इस्लामिक वर्ल्ड बहस में मतलब प्रोटेस्ट करने लग गया। और जिस तरीके से इंडिया के मामले के अंदर नूपुर शर्मा के सर तन से जुदा के नारे लगने लग गए, और यही इस्लामिक वर्ल्ड जिसने क्या नाम है सैमुअल पैटी की हत्या के मामले में सेलिब्रेट नहीं किया तो अंदर खाते मिठाइयाँ ज़रूर बांटी, और यही इस्लामिक वर्ल्ड जिसने इमैनुअल मैक्रों के एक छोटा सा एक स्टेटमेंट था कि इस्लाम इज़ इन क्राइसिस, भोपाल से लेकर न जाने कहाँ कहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्रिएट हुआ कि साफ तौर पर लगने लगा कि यार बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुआ और मुस्लिम्स जो हैं वो सड़कों पे हैं, तूफान मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और न जाने क्या क्या के माफ़ी मांग, ये कर वो कर। हालांकि मैक्रोन की तरफ से कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जिस तरीके का बवाल क्रिएट हुआ, जिस तरीके का बवाल, हमारे यहाँ कहते हैं बवाल कटना, जिस तरीके का बवाल कटा, वो अपने आप में एक तरीके का रिएक्शन था। वो कोई भी सोच सकता है कि कितना खतरनाक रिएक्शन रहा होगा। अब आप सोचिए, जब ये इस लेवल पर रिएक्शन था तो चाइना के अंदर एक मस्जिद तोड़ी गई, चाइना के अंदर उइगुर मुस्लिम्स की एथनिक क्लेंजिंग की गई, चाइना के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी रखने पे पाबंदी है, मुसलमानों को रोज़ा रखने में पाबंदी है, मुस्लिम औरतों को बुर्का पहनने में पाबंदी है, और इतनी सारी, यहाँ तक कि आप कुरान भी जो अरेबिक वर्जन है वो नहीं पढ़ सकते। मस्जिद जो है, उस मस्जिद का स्ट्रक्चर जो है वो चाइनीज आर्किटेक्चर जैसा होना चाहिए। वो मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आप अरबी के जगह पर चाइनीज या मैंडेरिन के अंदर जो भाषा है वो पढ़ेंगे। शॉर्ट में कहने का मतलब है, तूफानी लेवल पर अगर कहें कि चाइना जो है हालत ऐसी खराब करके रखे हुए है अपने देश में मुस्लिम्स की। लेकिन उससे बड़ी खास बात यह है, जो नुपुर शर्मा के एक बयान के नाम पर इतने ज़्यादा रिएक्टिव हो गए, जो इमैनुअल मैक्रों के एक बयान के नाम पर इतने ज़्यादा रिएक्टिव हो गए, वो सारे का सारा इस्लामिक वर्ल्ड मुंह पे दही जमाए बैठा हुआ है। पूरे का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो मुंह पे दही जमाए बैठा हुआ है। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं करी, किसी की औकात नहीं है। भारत की सड़कों पे भी अगर आप देखो तो किसी की औकात नहीं है चाइना के खिलाफ किसी तरीके की आवाज उठाने की, बाकी तो आप भूल जाओ। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये कि किसी की कोई औकात नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। ऐसा क्या किया चाइना ने? तो मैं उस पर नहीं जा रहा कि चाइना ने ऐसा क्या किया या मुसलमान देश चाइना से डरते क्यों हैं, उसका जवाब फिर कभी किसी वीडियो में दे दूंगा। लेकिन अभी का जो टॉपिक है वो सिंपल है कि भैया असल में मुसलमानों से चीन नफरत क्यों करता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों देखो, टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचाने का। मदद करो, आप लोग मेरी मदद जितना कर सकते हो इस मामले में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मदद करो, ताकि 1 मिलियन का एक स्टेटस, क्योंकि अब एक किसी ने चैलेंज किया है कि क्या यार तुम छोटे मोटे, अब देखो छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं कंटेंट जो है वो सुनने में थोड़ी सी मदद, मतलब कंटेंट तो सुना जाता है और वो कंटेंट के ऊपर सारा मामला डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि मेरी व्यूअरशिप कम है, लेकिन अगर आप लोग जो लगभग 60% के आसपास वो मेरे फ्रेंड्स जो देखकर वीडियो और चुपचाप स्किप करके निकल लेते हैं, वो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा देंगे तो थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। अभी 4 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अचीव करने के अंदर थोड़ी मदद करें। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों टॉपिक देखो, हम कोई भी टॉपिक मेहनत से बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि आए और बना दिया। भाई बहुत बढ़िया लेवल पर स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, किताबें विताबें आप अगर कभी मैं अपनी लाइब्रेरी की फॉर्म में दिखाऊंगा कि किस तरीके से
किताबों के गट्ठर यहाँ रखे हुए हैं चारों तरफ से। अच्छी खासी मेहनत लगती है किसी भी कंटेंट को बनाने में, थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब आप इधर आ जाइए कि दोस्तों टॉपिक चाइना। चाइना से पहले इस दुनिया के अंदर आइडियाज की बात समझें तो हम यहाँ पर दो आइडियोलॉजीज की मैं बात करता हूँ, क्योंकि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं इसकी आइडियोलॉजी बेस्ड जो पार्टी या आइडियोलॉजी बेस्ड जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर चाइना की फॉर्म में आइडियोलॉजी या दुनिया की आइडियोलॉजीज को देखोगे तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि एक तरफ कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है और दूसरी तरफ जो है वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है। असल में अगर आप देखेंगे तीसरी आइडियोलॉजी नेशनलिज्म की बोलते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना यह है कि नेशनलिज्म आइडियोलॉजी कम, इमोशन ज्यादा है, इमोशन ज्यादा है। और सीधी सी बात है, जो इमोशन की अगर बात करते हैं तो वो आपको कैपिटलिज्म के अंदर भी इमोशन तो अपने देश के लिए रहेगा ही रहेगा, और वही इमोशन जो है वो कम्युनिज्म के अंदर भी रहेगा ही रहेगा। तो नेशनलिज्म एक इमोशनल अटैचमेंट है टुवर्ड्स देयर कंट्री, और बाकी चीजें जो हैं वो दो आइडियोलॉजीज हैं। और उससे ज्यादा मजे की बात मुझे कैपिटलिज्म भी कोई आइडियोलॉजी नहीं लगती, वो असल में एक सिस्टम बेस्ड ऑर्डर है। सिस्टम बेस्ड ऑर्डर है जो कहीं ना कहीं सिस्टम बेस्ड ऑर्डर है जो कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर बात करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर बात करता है। और इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंदर अगर आप देखो तो ये बार बार शोर मचाता है कि भाई हमारे सिस्टम में कंपटीशन होना चाहिए, और जो इस कंपटीशन में बेस्ट निकल कर आएगा वही विनर होगा। यानी विनर होगा, यानी कंपटीशन जो है वो, या यूं कहीं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कोई भी कंपनी जो फिट है वही सर्वाइव करेगी, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर वुड रूल वाले कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्गर वुड रूल कि आप ताकतवर हैं तो आप ही शासन करेंगे, ये कहता है कैपिटलिज्म। इसकी बेसिक थॉट अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्गर वुड रूल के अंदर सारा सिस्टम रूल का घूमता है कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर, और इकोनॉमी के अंदर ये कहते हैं फ्री मार्केट। इकोनॉमी में ये कहते हैं फ्री मार्केट। असलियत में राजा महाराजाओं को ये खत्म करके डेमोक्रेसी इसलिए भी लाना चाहते हैं, इन पे आरोप रहता है, ताकि यहां फ्री मार्केट, और फ्री मार्केट के अंदर जो बिजनेसमैन है, फ्री मार्केट के अंदर जो बिजनेसमैन है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर अपना बिजनेस कर सके, स्टेट उसको कम से कम कंट्रोल करे, और ये बिजनेसमैन जितना पैसा चाहे उतना ज्यादा कमा ले। यानी कंपटीशन में जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। ये आइडिया है। उसमें वेल्थ ऑफ नेशंस आ जाता है कि मार्केट को कितना फ्री किया जाए, वो पूरे के पूरे बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं। यानी इकोनॉमी के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले कंसेप्ट के अंदर कंपटीशन पर जोर देकर बिजनेसमैन को यह कहा जाएगा कि आप जो सबसे बेस्ट होगा वही काम करेगा, और हर चीज को बिजनेस के या मार्केट ओरिएंटेड फॉर्म में देखा जाएगा। अब ये जो कैपिटलिस्ट है ना दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है या खास बात क्या है? कैपिटलिस्ट हर चीज को, दुनिया में हर चीज को प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में देखता है। वो ये कहता है कि या तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर मुझे लॉस हो रहा है, और सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस के आसपास घूम रही होती हैं। अब सारी की सारी चीजें प्रॉफिट और लॉस की फॉर्म में घूम रही होती है। अब आप यहां पर देखिए मामला क्या है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट जो घूम रही है वो क्या है कि भाई ये हर उस जगह घुसने की कोशिश करेंगे जहां उन्हें प्रॉफिट होगा, ये हर वो काम करेंगे जहां उन्हें प्रॉफिट होगा, हर उस कंट्री को बनाने की कोशिश करेंगे जहां प्रॉफिट होगा, हर उस कंट्री में वॉर शुरू करने की कोशिश करेंगे जहां इन्हें प्रॉफिट होगा। पूरा का पूरा मामला जो है वो
क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की फॉर्म में है। जॉर्ज सोरोस जैसे बंदे अच्छे फिलैंथ्रोफी यानी कि कल्याणकारी काम करने का ढोंग करते हैं क्योंकि इन्हें प्रॉफिट होता है। भाई यही ऐसे लोग हैं जो साफ कहते हैं हमें प्रॉफिट से मतलब है, चाहे वो कैसे भी हो, और मैं अपने गिल्ट को यानी मैं मार्केट को उठाता हूं, लोग उसमें पैसा लगाते हैं, मैं अपना पैसा लेकर निकल लेता हूं, उसमें लोगों का नुकसान होता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे अपने प्रॉफिट से मतलब है। और उस प्रॉफिट के अंदर और उस प्रॉफिट में अगर कोई कुछ लोग मर भी जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो मैं अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ऐसे लोगों के सपोर्ट के लिए खर्च भी कर देता हूं, ताकि मेरे अंदर जो गलती है वो मेरे को फेल ना हो और वो लोग भी थोड़ा ठीक रह जाए, जिंदा रह जाए। कैपिटलिज्म का बेसिक कंसेप्ट ये है, इसलिए किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंट्री में आग लगाने तक के अंदर देर नहीं लगाते, समझ रहे हैं? इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कैपिटलिज्म हमेशा एक्सप्लॉयटेशन, वो किसी को नहीं बख्शता, वो अपने देश के लोगों को भी हंटर मार मार के बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करवाता है ताकि प्रॉफिट मिले, ताकि क्या मिले, प्रॉफिट मिले। सारा खेल प्रॉफिट का है। अब ये कहीं ना कहीं आप ये कहें कि नेचर का जो रूल है, नेचर्स रूल, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको भरोसा करते हुए दिखाई देंगे। नेचर्स रूल, नेचर के रूल पर भरोसा करते हुए दिखाई देंगे, समझे? दूसरी तरफ आप यहां पर देखते हैं कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट एक आइडियोलॉजी है जो कहीं ना कहीं ये जो एग्जिस्टिंग नेचर या सिस्टम बेस्ड ऑर्डर है, जो शुरू से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की फॉर्म में चलता आ रहा है, उसको चैलेंज कर रहे। अब ये चैलेंज कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म कहता है भैया मुझे फ्रीडम बेस्ड ऑर्डर चाहिए कि जो जितना कर सके और जो जहां जैसा कर सके वो करे। ये कह रहे हैं कि भैया फ्रीडम नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए। और ये जो इक्वालिटी है, इस इक्वालिटी के अंदर, ये जो इक्वालिटी बेस्ड ऑर्डर है, इक्वालिटी बेस्ड ऑर्डर के अंदर आपको सिर्फ एक काम करना है कि कैसे भी करके यहां पर एक गवर्नमेंट बनानी है और जिसकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट वाली हो, कम्युनिज्म वाली होगी, सोशलिज्म की होगी, और इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए वो जॉब करेगा या वर्क करेगा, और कैसे भी करके इस कैपिटलिज्म बेस्ड ऑर्डर को खत्म किया जाएगा। ये पूरे की पूरी ताकत। जब तक आप ये कोशिश करते हैं तब तक बहुत बढ़िया, लेकिन कम्युनिस्टों की आदत क्या होती है ये समझ लीजिए। कम्युनिस्टों की सबसे खतरनाक आदत, ये सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये एजुकेटेड हैं इसमें, और एजुकेटेड भी हाईली एजुकेटेड मिलेंगे, यानी बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर इनको एजुकेशन मिली होती है, इसमें इनके पास एजुकेशन होती है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये अपोजिशन में बैठे हुए होते हैं ये लोग स्वीट टॉकर्स होते हैं, यानी बहुत तरीके से ये प्यार से सहला सद सहला के, बहला फुसला के प्यार से डिस्कशन कर रहे होते हैं, यानी ये स्वीट टॉकर्स है। लेकिन इनकी तीसरी खास बात ये है कि ये लोग ब्रूटल किलर्स होते हैं। ये अपनी आइडियोलॉजी के लिए इतने ज्यादा पगला चुके होते हैं कि ये एजुकेटेड के बाद ये दुनिया को कहते हैं सब दुनिया बेकार है, हमारे को जो बनाना है वो अच्छा है। स्वीट टॉकर्स इतने क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने में देर नहीं लगाते, और यही रीजन है, खासकर जो कैपिटलिज्म की रेस से बाहर बंदा है या कैपिटलिज्म की रेस के अंदर पिसता हुआ बंदा है, उसको इनकी बातें बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन खास बात ये कि जब ये सत्ता में आ जाते हैं, स्वीट टॉकर्स व्हेन इन अपोजिशन, जब ये अपोजिशन के अंदर होते हैं तो स्वीट टॉकर्स हैं, लेकिन जब ये गवर्नमेंट में होते हैं तो ये ब्रूटल किलर्स होते हैं, अपने खिलाफ किसी को बर्दाश्त नहीं करते। ये कम्युनिस्टों की खास बात होती है। ठीक है, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन खास बात मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको अगर इनकी ब्रूटैलिटी के बताऊं, स्वीट टॉकर्स तो बाद में देखा जाएगा, वो तो आप हर जगह देखते ही हो। ब्रूटैलिटी में एक तातार डीलोकलाइजेशन या डिपोर्टेशन का मामला था, तातार डिपोर्टेशन। अब आप कहोगे ये तातार डिपोर्टेशन क्या है?
दोस्तों पता है क्या है, स्टालिन नाम का एक साइको यूएसएसआर का लीडर होता था स्टालिन। ये जो स्टालिन था, इसको लगा कि टर्की जो है वो ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। यहां देखिए, यहां पर इसको लगा कि टर्की ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है और ये जो क्रीमिया जो अभी दोबारा से रशिया के फेवर में आ गया, बीच में यूक्रेन का पार्ट होता था, इसमें तातार मुस्लिम्स रहा करते थे। इस थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इस क्रीमिया के अंदर दोस्तों तातार मुस्लिम्स रहते थे और बीच में यहां आपके सामने आ गया ब्लैक सी। यहां इस क्रीमिया में जब ये तातार मुस्लिम्स रहते थे सी ऑफ अजोव वगैरह में, तो लगभग लगभग यहां पर 60-70 लाख के आसपास फिगर है। कोई 100% डाटा तो मेरे को अभी तक मिला नहीं है, लेकिन हाँ काफी ज्यादा, यानी यहां तातार मुस्लिम्स डोमिनेटिंग सिचुएशन में थे। स्टालिन ने सोचा कि आज नहीं तो कल ये तातार मुस्लिम्स, क्योंकि टर्क्स के ही भाई बंधु हैं तुर्की के अंदर, तो जब मर्जी, जब तक यूएसएसआर ताकतवर है तो पॉसिबली ये लोग शोर नहीं मचा रहे, लेकिन ये अगर तुर्की ताकतवर हो गया, टर्क्स ताकतवर हो गए और रशिया जिस दिन कमजोर हुआ, ये तातार मुस्लिम्स टर्की के फेवर में आएंगे और कहीं ना कहीं हमारे हाथ से पूरा ब्लैक सी चला जाएगा। यहां सोचकर देखिए, इसने या स्टालिन ने यहां पर एथनिक क्लिंजिंग करनी शुरू करी। यहां से तातार मुस्लिम्स को पहले तो नाव में ले जाकर बिठाता और ब्लैक सी के अंदर डुबो देता। सोचकर देखिए, नाव में ले जाना और ब्लैक सी में डुबो देना। पहले तो पूरी पूरी नाव डुबो दी जाती, लेकिन बाद में नाव को बचा के लाया गया और पत्थर हाथ पैर और पत्थर बांध के लोगों को ब्लैक सी के अंदर फेंक दिया जाता। जब दुनिया को पता लगा, दुनिया ने शोर मचाना शुरू किया। 27, 28, 29 से शुरू करके और 34, 35 तक लगातार चलता रहा, और ये लगातार बल्कि 54 तक चलता रहा जब तक ब्रेजनेव नहीं आ गया। यहां पूरे का पूरा स्टालिन ने इसको खाली करवाया और एक टाइम ऐसा आ गया कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में कि क्रीमिया के अंदर एक भी तातार मुस्लिम नहीं था। यह था ब्रूटल किलिंग का एक एग्जाम्पल। अब आप सोचकर देखिए, एक बेसिक रीजन के टर्क्स और क्रीमिया के तातार दोनों भाई भाई हैं एथनिकली, तो आज नहीं तो कल वो जा सकते हैं। तो इन्होंने इस इलाके पे कब्जा बनाए रखने के लिए उनकी ब्रूटल किलिंग करी और उठा के खत्म कर दिया। आज भी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अंदर बहुत सारे लाखों की तादाद में तातार मुस्लिम्स हैं, या यूं कहीं दुनिया के सबसे बड़े रिफ्यूजी तातार मुस्लिम्स हैं जो आज के दिन फंसे हुए हैं, यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। समझे, रिफ्यूजी के अंदर रह रहे हैं। लेकिन सोच कर देखिए, आप अपने दिल से बताइएगा कि दुनिया के कितने लोगों को, या आप में से कितने लोगों को इन तातार मुस्लिम्स की रियलिटी पता है। अब आ जाते हैं चाइना के ऊपर। चाइना एक चीज जानता है कि ये लिंक्स लीज लाइन समथिंग कुछ ऐसा ही नाम है इसका, कि यहां से लेकर यहां तक, यहीं पर चाइना की 95% से लेकर 98% तक पॉपुलेशन रहती है। अब सोचकर देखो, इस इलाके में ही अगर रहती है तो यहां, और ये 40% इलाका है, 60% इलाके के अंदर सिर्फ 5% पॉपुलेशन रहती है, और इस 5% के अंदर भी यहां पर मुस्लिम्स रहते हैं। और अगर ये मुस्लिम्स थोड़े से भी ताकतवर हो जाएं तो पूरे इलाके के ऊपर कब्जा मतलब चाइना का जा सकता है, और सेंट्रल एशिया के अंदर चाइना की पकड़ मजबूत कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि चाइना अब मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा है, क्योंकि अगर आप दुनिया में देखें तो मुस्लिम्स का इस समय पर जो एक बिहेवियर रहा है, मुस्लिम्स का इस समय पर नॉर्मली अभी तक के टाइम पीरियड में जो बिहेवियर है, अगर उस बिहेवियर को मैं देखूं या दुनिया देखे, और चाइना वाले तो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पूरा देश है, अपनी तो औकात ही नहीं उनके सामने कहीं पे भी। तो वो जो लोग इतने पावरफुल फॉर्म में हैं, उनके दिमाग में एक बात बैठ चुकी है जहां तक मुझे लगता है, और वो बात सीधी सीधी ये बैठी हुई है कि जिस तरीके से यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर या दुनिया के किसी भी देश में मुस्लिम्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं मुस्लिम्स को, अगर आप मोटे तौर पर देखें तो सबसे पहले चाइना इस आइडियोलॉजी को समझ रहा है कि जहां पर भी मुस्लिम है वो दुनिया में हर जगह पर अपने अलावा दूसरे किसी भी धर्म की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं।
और जिस तरीके से एक तरीके से एजेंडा कहें या ऑब्जेक्टिव कहें कि पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना है, तो हर मुसलमान लगभग लगभग इसी काम में है कि एक कम से कम एक आदमी को मैं इस्लाम में कन्वर्ट करवाऊं और जन्नत में अपनी सीट पक्की करूं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी जो सिचुएशन है वो ये कि चलो जन्नत में सीट पक्की करने का ऑब्जेक्टिव है, साथ में इसका दूसरा अगला पार्ट ये है कि अगर आप देखें तो इस्लाम के अंदर आम मुसलमान दूसरे किसी भी धर्म या सेक्शन के लोगों के साथ कभी नहीं जुड़ पाता, क्योंकि इस्लाम में एक सिस्टम इस तरीके से बनाया गया कि दुनिया में कहीं पर भी देखोगे, कहीं पर भी आप हो, मक्का मदीना की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। जब मक्का मदीना की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है तो इसका मतलब आपका एक दिन में कम से कम एक जगह एक बार ध्यान मक्का मदीना की तरफ जरूर जाएगा, यानी आपकी जो डिवोशनल जो लॉयल्टी है वो कहीं ना कहीं सऊदी अरब या यूं कहें मक्का मदीना के लिए है। अब दूसरी चीज ये कि जीवन में आपको, हर मुसलमान को एक बार हज जरूर करना है। जब आप एक बार हज करते हैं, देखो मेरे को इसका फिलोसॉफिकल पार्ट नहीं पता, ना मैं उसके दूसरे पार्ट में जा रहा, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकल फॉर्म में देखेंगे तो एक बार हज करने का मतलब जीवन में अपनी कमाई का एक हिस्सा आप सऊदी अरेबिया जरूर देकर आएंगे। मिडीवियल एज में भी बड़े बड़े जो लोग, मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, सुल्तान होते थे, बादशाह होते थे, वो एक बड़ा अमाउंट हज पहुंचाते थे। अब वो सारा पैसा वहां के लोकल गवर्नमेंट यानी सऊदी अरेबिया को मिलेगा, तो सऊदी अरेबिया को पूरी दुनिया के देशों से एक सोर्स ऑफ इनकम मिलना शुरू हो गया, जो बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल का है, सिर्फ और सिर्फ यूं कहें कि हज करने के लिए, एक रिलीजियस रिचुअल को फॉलो करवाने के लिए। लेकिन इसका एक तीसरा हिस्सा यह है कि इससे पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो सऊदी अरेबिया के कांटेक्ट में आते हैं, और सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं उनके साथ आइडियोलॉजिकली, इमोशनली के साथ साथ आइडियोलॉजिकली भी कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। दुनिया में जहां जहां पर वहाबिज्म फैल रहा है, दुनिया में जहां जहां पर इस्लाम की जो रेडिकल फॉर्म है वो फैल रही है, इसका एक दूसरा जो कारण है, दूसरा जो पार्ट है वो ये है, रियलिटी ये है कि दोस्तों असल में जो मुस्लिम्स हैं उनको सऊदी अरेबिया ने एक रेडिकल आइडियोलॉजी को भड़काने में बहुत मदद कर रखी है। मैंने बात क्या करी कि एक मुसलमान वहां की लोकल पॉपुलेशन से ना मिलकर कल्चरली, एजुकेशनली और किसी भी मामले में वो इमोशनली कनेक्टेड है सऊदी अरेबिया से या मुस्लिम उम्मा से। सऊदी अरेबिया उसको आइडियोलॉजिकली मैनिपुलेट करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए पूरी दुनिया कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड फॉर्म में है। इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कतर से आवाज आती है और यहां पर कन्हैया लाल जैसों की हत्या होना शुरू हो जाती है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये कि पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं उसको देखते हुए चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक सिंपल सा तरीका अपनाया कि यहां पर इन्हें मुसलमान तो रहने दो, लेकिन मुसलमान जो दुनिया के मुसलमान हैं वैसा मत रहने दो। यानी आप हज नहीं करोगे, थोड़े दिन में वो भी लगने वाला है, दाढ़ी नहीं रखना, बुर्का नहीं पहनना, असलियत में होगा क्या? अभी क्या कर रहे हैं मुस्लिम्स? चाइना की सिंपल स्ट्रेटेजी है, अभी मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं? रेजिस्ट, अपोज कर रहे हैं। फिर जब समझेंगे कि रेजिस्ट नहीं हो पा रहा तो उसका नेक्स्ट लेवल है टॉलरेट, कि अब फिर इंतजार करेंगे कि हम जब ताकतवर होंगे तब करेंगे, हम जब ताकतवर होंगे तब करेंगे। ठीक है, टॉलरेट के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर लेते हैं, या फिर यूं कहें एक्सेप्ट करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है यार अब कैसा भी है मेरा है। यानी पहली जनरेशन रेजिस्ट कर रही है, दूसरी जनरेशन टॉलरेट कर रही है, तीसरी जनरेशन एडजस्ट या एक्सेप्ट कर रही है, और चौथी जनरेशन जो है, जो नया सिस्टम होता है उसको एंजॉय करने लग जाएगी। ये सिंपल फिलॉसफी चाइना चल के घूम रहा है, बैठा हुआ है कि आज चाइना की पावर सबसे ज्यादा है। और देख लीजिए आप, अपनी ताकत के जब चरम पे होते हैं वहां पर आपकी की गई एक्टिविटीज ये बताती हैं कि आपका जो डाउनफॉल होगा वो कितने साल बाद, कितने सदियों बाद होगा, या वो हमेशा आप चरम पर बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप आज जब आप पीक पर हो तब आप उन अपने चैलेंजेस को खत्म करना शुरू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो डिवाइड लाइन, फॉल्ट लाइंस हैं वो भर जाएं
और आपका जो डाउनफॉल है वो अगले 100, 150, 200 साल देशों की फॉर्म में चले। चाइना शायद इस चीज को ध्यान दे रहा है। नफरत का आइडियोलॉजिकल पार्ट ये है कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कि चाइना अपने मुसलमानों को दुनिया के बाकी मुसलमानों से अलग करके प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे। उसका असर यह होगा, जब ये प्रोजेक्ट करना शुरू करेगा तो सारे के सारे चाइना के जो मुस्लिम्स हैं वो चाइनीज कल्चर के अंदर कुछ पढ़ रहे होंगे जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इस्लाम ना होकर एक इस्लाम के नाम पर होगा जो कुछ होगा। उससे क्या होगा, जो अभी एक फॉल्ट लाइन है मुस्लिम्स वर्सेस नॉन मुस्लिम्स में, उसको भरा जा सकेगा। और कहीं ना कहीं जब चाइना का भले ही डाउनफॉल जो अभी शुरू हो गया है वो हो रहा होगा, लेकिन पूरा देश और खासकर सोसाइटी यूनाइटेड फॉर्म में होगी। और पतन जो अगर हो भी होगा भी तो अगले कई 100 साल बाद तक, या कम से कम 100, 150, 200 साल बाद थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके लोग आपस में नहीं लड़ रहे होंगे। अब ये एक बड़ा रीजन है मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो भी कदम उठाया जा रहा है। अब उसमें नफरत कहो इसे या भविष्य को देखते हुए कुछ भी कहो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो भी है इस समय पर ये चल रहा है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया, और यही पूरा एक लॉजिक है। अगले टॉपिक पे अब इसी से रिलेटेड मैं पार्ट को डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।